हेलो एवरीवन, ब्रेन बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3, जो पॉलिटी के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। पॉलिटी में अगर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स, दूसरा हो गया डीपीएसपी जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, तीसरा पार्लियामेंट, ओके। चौथा अगर आप बात करें तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, राइट। ये सारे टॉपिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, और इन टॉपिक से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आता है, आर्टिकल 12 to 35 में है। इसमें टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर हम बात करें तो पहले 7 हुआ करते थे, 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, लेकिन अब 6 हो गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले 7 हुआ करते थे फंडामेंटल राइट्स। नाउ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। आर्टिकल 300A में अब आपको दिखेगा राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अब एक लीगल राइट है। फंडामेंटल राइट का अब कुछ फीचर देख लेते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, जो कि एक आधारशिला मानी जाती है इंडियन डेमोक्रेसी की। और ये बेसिक ह्यूमन राइट्स होता है जो हर एक सिटीज़न को डिग्निटी, लिबर्टी और इक्वालिटी गारंटी करता है कि आप इज्जतदार और आज़ादी के साथ और इक्वालिटी के साथ आप अपना जीवन यापन करें। ये पार्ट 3 में आता है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया। और ये क्या करता है, ये स्टेट के आर्बिट्ररी एक्शन से हमें बचाता है। फंडामेंटल राइट्स कैसे? क्योंकि ये जस्टिसेबल होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होता है किसी के द्वारा, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, विदाउट एनी मीडिएशन, बिना किसी के बीच में आए हुए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं वो हम लोग देखेंगे, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। एक एक करके अब हम लोग इसके बारे में इन डेप्थ में हम लोग जानेंगे, ओके। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखिएगा, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 में आता है, लेकिन जैसे कि आपने देखा अभी 12 to 35 होता है फंडामेंटल राइट्स। तो वेयर इज 12 एंड 13, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। स्टेट में आता है आपका एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ सेंटर या यूनियन कह लीजिए, जिसमें आपका आता है पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, और सभी मिनिस्ट्री, जो भी आपके मिनिस्ट्रीज़ हैं वो सभी आते हैं, और एग्जीक्यूटिव ब्रांच आते हैं, राइट। वैसे ही सेम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, राइट। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, जिसके अंदर आप सारे स्टेट के गवर्नमेंट प्लस यूटी के गवर्नमेंट प्लस स्टेट काउंसिल एंड स्टेट लेजिस्लेचर एटसेट्रा, ओके। ये सारे आते हैं आपके स्टेट के अंदर। उसके बाद आप देख सकते हैं लोकल अथॉरिटीज़ भी आती हैं। लोकल अथॉरिटीज़ फंडेड बाय गवर्नमेंट, वेदर फाइनेंशियली और डायरेक्ट, जिसमें आपके पंचायत, म्यूनसिपैलिटी,
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद अदर अथॉरिटीज़ जो कि स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी होती हैं, कॉरपोरेशंस होते हैं, ओके, एजेंसीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट से फंड रिसीव करती हैं, और पब्लिक और गवर्नमेंट फंक्शंस जैसे कि ONGC, LIC, UGC, ये सारे आते हैं स्टेट के अंदर, इसे स्टेट में काउंट किया जा सकता है। अब आते हैं आर्टिकल 13 पर। आर्टिकल 13 की बात करें तो ये कहता है कि कोई भी कानून जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है उसे नल एंड वॉइड माना जाएगा। अब आते हैं राइट टू इक्वालिटी पे, जो आर्टिकल 14 to 18 के बीच में आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना पड़ता है आपको, क्योंकि ये कभी भी सवाल में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है पहले भी। सो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, ये से फाउंडेशन ऑफ अ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी है। ये इंश्योर करता है कि हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाए कानून के दायरे में। तो आर्टिकल 14 की अगर बात करें तो ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि कानून के सामने सभी समान हैं, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूँ। अगर आपने कोई गलती करी, अगर सेम गलती मैंने करी, तो दोनों को एक ही तरह की सज़ा दी जाएगी। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है कि इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली। इसका मतलब ये है कि जैसे दो अमीर व्यक्ति हों और दो कम कमाने वाले व्यक्ति हों, तो क्या दोनों पे तो क्या चारों पे एक ही तरह का टैक्स लगाया जाएगा, या दो अमीर व्यक्तियों पे एक तरह का टैक्स लगाया जाएगा और दो गरीब व्यक्तियों पे एक तरह का टैक्स लगाया जाएगा? तो इस तरीके को बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो कि यूके से लिया गया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो USA से लिया गया है। आर्टिकल 15 की अगर बात करें तो ये किसी भी व्यक्ति को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने से प्रोहिबिट करता है, मना करता है। इससे इक्वालिटी और सोशल हार्मनी को बढ़ावा मिलता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बनाए रखने में। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सभी को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सरकारी नौकरी या स्टेट के अंडर कोई भी गवर्नमेंट कोई भी ऑफिस, उस पर आपको इक्वालिटी दी जाएगी अपॉर्चुनिटी की। आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके, ये हम लोग देख लेते हैं। रिजर्वेशन ऑफ SC, ST, OBC, EWS जो भी दिया है, ये आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में आता है कि स्टेट किसी को प्रेफरेंस दे सकता है, किसी पिछड़े को प्रेफरेंस दे सकता है कि वो उसको रिजर्वेशन मिल सकती है ताकि उसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिल सके, जो इंश्योर करता है फेयर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ओके, आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत का विरोध किया गया है इस आर्टिकल के तहत, जो कि प्रमोट करता है डिग्निटी और सोशल जस्टिस को। ओके, आजकल क्या हो गया ना, आजकल डायरेक्ट आपसे नहीं पूछ रहा है क्वेश्चंस, जैसे कि आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं कर दिया। अभी तो थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है, इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा ये सब भी देखना पड़ेगा कि इन बिटवीन द लाइंस क्या चीज़ें बताई जा रही है इसके तहत। सो ये भी थोड़ा बहुत आप अगर एक लाइन एक बार पढ़ लो तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम्स में। इन्हें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, एक बार बस आप एक रफली एक बार इसको पढ़ जाओ तो आपको पता चलेगा कि हाँ, एक आपको समझ में आ जाएगा, तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, अब आर्टिकल 18 की बात करते हैं। ये अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है कि आप टाइटल किसी की नहीं ले सकते। टाइटल इन द सेंस कि सरनेम नहीं, मिलिट्री टाइटल्स जैसे लेफ्टिनेंट, कर्नल, ये सब, या फिर एकेडमिक टाइटल डॉक्टरेट, प्रोफेसर, आर्किटेक्ट या इंजीनियर, ये सब को छोड़ के बाकी जो भी टाइटल होते हैं
उसे आप नहीं ले सकते, फॉरेन टाइटल्स आप नहीं ले सकते। पहले जैसे कि नाइटिंगेल टाइटल मिलता था, राजा महाराजा लोग अपने आप नाम के आगे महाराजाधिराज ये सब कहते थे, तो वो सब नहीं चलेगा अभी ये बदल चुका है। सो आप कोई भी टाइटल आप कैरी नहीं कर सकते अदर देन मिलिट्री या फिर अकेडमी। तो इस आर्टिकल का इम्पैक्ट क्या होता है, ये सोसाइटी में विदाउट प्रिविलेज वाली सोसाइटी बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल 19 to 22 राइट टू फ्रीडम। इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं होती हैं हमेशा आर्टिकल 19 के बारे में, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, जो कि क्लॉज 1 में है। इसी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती हैं। आर्टिकल 19 क्या कहता है, गारंटीज 6 फ्रीडम्स टू सिटीजन्स सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ये भी इम्पोर्टेंट है। वेल ये क्या करता है, आर्टिकल 19 में 6 टोटल आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 इतने आपको फ्रीडम मिलते हैं। सबसे पहला क्या होता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप बोलने की आज़ादी रखते हो, आप अपने मन की बात रखने की आज़ादी रखते हो, लेकिन विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ये कि आप किसी को गाली नहीं दे सकते, आप कोई मोरल वैल्यूज़ को डाउन नहीं कर सकते, ओके, आप किसी की डिग्निटी को नहीं गिरा सकते। ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में कहा गया है। 19 क्लॉज 2 क्या कहता है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। सॉरी, आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, पीसफुली असेंबल हो सकते हो, कहीं पे असेंबली होती है, स्कूल में असेंबली होती है ऑब्वियसली, तो क्या है वो, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, आप यूनियन बना सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, जब आप नौकरी करोगे, ये सब पढ़ने के बाद ऑब्वियसली आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हो, तो अगर जैसे आप नौकरी करोगे तो आप पैसे कमाओगे, आप कहीं घूमने जाओगे, यहाँ वहाँ कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट जाओगे, गुजरात जाओगे, साउथ जा सकते हो, तो वो किसके तहत आप जाते हो, आर्टिकल 19 क्लॉज 4 के तहत आप फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, ये आपको मौका मिलता है। तो आपको याद रहेगा आर्टिकल 19 क्लॉज 4। आर्टिकल 19 क्लॉज 5 क्या कहता है, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया। आपने देखा होगा कहीं का व्यक्ति कहीं पे बसा होता है, नॉट इलीगली बट लीगली भी, ओके, इलीगली भी बसता है लेकिन वो नहीं, लीगली आप कहीं भी बस सकते हो। जैसे यहाँ के व्यक्ति को आप यहाँ बसा सकते हो, यहाँ के व्यक्ति को यहाँ बसा सकते हो, तो इस तरह का चीज़ें हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आप किसी भी तरह की व्यवसाय कर सकते हो। जहाँ तक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात आती है, आपको समझ में आता है किस तरह की व्यवसाय आपको नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 20 पे आते हैं। आर्टिकल 20 आपको प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस में आपको प्रोटेक्ट करता है। कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस में आपको प्रोटेक्ट करता है, किस तरह से, आर्टिकल 19 में क्लॉज 1 2 3 है, 3 क्लॉज हैं आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 में पहला क्लॉज कहता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जिसके तहत अगर आपका कोई केस 20 साल पुराना है और 20 साल पुराने केस में आज सुनवाई अगर हो रही है 20 साल बाद, तो उस टाइम अगर इसमें 4 साल का जेल का प्रावधान था, आज वो बढ़ के 10 साल हो गया है, तो क्या आपको 10 साल दिया जाएगा? नहीं, आपको जिस टाइम पे हुआ था क्राइम उसी टाइम पे वो उतना का सज़ा मिलेगा। नो डबल जियोपर्डी क्या होता है, 20 क्लॉज 2 में ये क्वेश्चन आता है, वैसे मैं आपको बताऊँ, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। नो डबल जियोपर्डी, एक ही क्राइम पे आपको 2 बार आपको सज़ा नहीं दिया जाएगा। आपने पहले किसी के खिलाफ केस किया सिविल कोर्ट में, सामने सिविल कोर्ट या उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने केस किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सज़ा सुनाया कि हाँ चलो आपको एक साल का जेल है या इतना फ़ाइन है, उसने फ़ाइन या जेल काट लिया, फिर आप क्या किए, आप हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में आपने बोला कि कांड किया भाई ने, इसने, तो इसको आप सज़ा सुनाओ, तो वो फिर सज़ा नहीं सुनाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसने सज़ा भुगत चुका है जेल के थ्रू या फाइन के थ्रू।
तो नो डबल जेओपार्डी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप किसी को ज़बरदस्ती उसी के खिलाफ गवाह नहीं बना सकते, किसी मुजरिम किसी कन्विक्ट को उसी के खिलाफ आप गवाह नहीं बना सकते। आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपको जीने की आज़ादी मिलती है, आपको आज़ादी से रहने की भी आज़ादी मिलती है। इसमें आपके कई सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू डिग्निटी, ओके, इवन राइट टू स्लीप, ये भी आर्टिकल 21 के थ्रू आपको संरक्षित आपको मिलता है। ओके, आर्टिकल 20 और 21 किसी भी इमरजेंसी के दौरान इसे आपको निरस्त नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 और 21 को, बाकी सबको निरस्त किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन 20 और 21 को नहीं किया जा सकता है। ओके, आर्टिकल 21A क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी फॉर द चिल्ड्रन एजेड 6 to 14, ये आपको मिलता है। अभी आप कमेंट में मेरे को बताना आर्टिकल 21A कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ओके, ये साल 2002 में जोड़ा गया था। बस आपको ये बताना है कौन सा अमेंडमेंट था, वो कितना नंबर का अमेंडमेंट था। अब आर्टिकल 22 में आते हैं। ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन को सुरक्षित करता है। ओके, जैसे कि आपके घर कभी आपके घर ना आए, भगवान करे, लेकिन किसी के घर अगर आता है पुलिस, तो आप उससे अरेस्ट का कारण आप मांग सकते हो कि किस बेसिस पे आप मेरे को अरेस्ट करके ले जा रहे हो, किस बेसिस पे आप मेरे को डिटेन कर रहे हो, ये सब ये आर्टिकल 22 आपको अधिकार देता है। आगे देखते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24 में आता है। ये राइट प्रोटेक्ट करता है वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को फ्रॉम बीइंग मिसयूज्ड। आर्टिकल 23 कहता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स को प्रोहिबिट करता है। ओके, बेगार को प्रोहिबिट करता है और किसी भी तरह का फोर्स्ड लेबर को भी प्रोहिबिट करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है मानव तस्करी, आप जानते होंगे। तो ये सबसे संरक्षित करता है, सुरक्षित करता है लोगों को। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, माइंस और एनी हैजार्डस ऑक्यूपेशन। आप 14 साल के नीचे के किसी भी बच्चे को आप कोई किसी भी तरह के फैक्ट्रीज, माइंस या फिर हैजार्डस ऑक्यूपेशन में नहीं डाल सकते। इससे आपको जेल भी हो सकती है, चाहे उसके आप पिता ही क्यों ना हो। आप अपने बच्चे को 14 साल के बिलो को आप हैजार्डस वर्क में नहीं डाल सकते। ये बंधुआ मजदूरी को बचाता है। बॉन्डेड लेबर बहुत जगह होता है, बॉन्डेड लेबर अभी भी ये एविल अभी भी हमारे सोसाइटी में है कुछ कुछ जगह पे, लेकिन ऑलमोस्ट जगह पे ख़त्म हो रखा है। ओके, तो उससे ये बचाता है, प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 23। ओके, नाउ इट्स कम टू आर्टिकल 25 to 28 जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। दिस राइट इंश्योर्स रिलीजियस हार्मनी एंड टॉलरेंस। धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता को ये बनाए रखता है। आर्टिकल 29 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। आपको कंसाइंस की फ्रीडम मिलती है जिससे आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जब तक कि वो पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ को खराब ना करे। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ओके, इसमें धार्मिक मामलों और संस्थाओं का प्रबंधन करने का अधिकार मिलता है आपको। आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आपको फ्रीडम मिलता है कि आप टैक्स पे करोगे या नहीं करोगे, कोई भी धर्म का प्रचार करने या प्रसार करने के लिए आप टैक्स देने में बाध्य नहीं हो। ये आर्टिकल 27 आपको प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 28 क्या कहता है फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित, यानी कि पैसा अगर राज्य सरकार दे रहा है किसी शैक्षणिक संस्थान को,
तो उसमें धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध है, प्रतिबंध होता है, राइट। तो इसके तहत हमको क्या समझ में आया कि आप अगर धार्मिक व्यक्ति हो तो आप अपना धर्म का प्रचार प्रसार करो, लेकिन किसी के ऊपर आप दबाव डाल के आप फिर उसको बोलोगे कि नहीं आप भी धर्म का प्रचार प्रसार करो, तो उससे भी ये फ्रीडम, ये राइट आपको बचाता है, और ये राइट आपको हक भी देता है कि आप अपना धर्म का प्रचार प्रसार अपने लेवल पे कर सकते हो। अब आगे देखते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30। ये आप देखो कि दीज राइट्स प्रोटेक्ट द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया स्पेशली फॉर माइनॉरिटीज़। ये माइनॉरिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इससे क्या होता है, आर्टिकल 29 देखते हैं, जैसे कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हैज़ द राइट टू कंजर्व इट। बहुत सारे हमारे यहाँ पे बहुत तरह के नागरिक हैं जिनके पास बहुत तरह के लैंग्वेजेस हैं, कई सारे लैंग्वेजेस एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। तो उन लैंग्वेजेस को कंजर्व करने के लिए आपको अधिकार मिलता है कि आप कोई संस्था चला सकते हो जिससे आप उस लैंग्वेज का प्रचार कर सकते हो, उस कल्चर का प्रचार कर सकते हो। कोई स्क्रिप्ट है तो उसका भी आप उसको भी कहीं सिखा सकते हो। अब आर्टिकल 30 पे आते हैं। माइनॉरिटीज़ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। कोई भी धार्मिक या भाषा संबंधी माइनॉरिटी अगर है तो वो स्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, ओके। शैक्षणिक संस्थान को स्थापित या संचालित करने का अधिकार मिलता है इस आर्टिकल 30 के तहत। अब आर्टिकल 31 पे आते हैं। 31 पे कैसे आएंगे, आर्टिकल 31 जो था वही तो था राइट टू प्रॉपर्टी, याद आ रहा है आपको, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, जिसे अब लीगल राइट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, ओके। कौन सा आर्टिकल में आ गया अब, आर्टिकल 300 क्लॉज ए। किस तरह से किया गया था, 44th अमेंडमेंट 1978। तो अब आर्टिकल 32 देखते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें बाबा साहेब ने अपना वक्तव्य दिया था, जिससे उन्होंने इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, यानी कि आत्मा और हृदय है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 क्या कहता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अभी आपने जितना भी राइट पढ़ा, तो उस राइट को मजबूती कैसे मिलेगी, इसी आर्टिकल के तहत वो मजबूती मिलती है। जैसे कि कोई भी राइट का उल्लंघन होता है, तो आप किस आर्टिकल के तहत आप सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हो, दिस आर्टिकल, ओके। सो ये आर्टिकल क्या कहता है, इट गिव्स सिटीजन्स द राइट टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स थ्रू रिट्स, ठीक है। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो कि मेरा इस राइट का उल्लंघन हुआ, मेरा एजुकेशन राइट का उल्लंघन हुआ, मेरा पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन हुआ, तब डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। अब ये रिट्स वर्ड आया, रिट्स के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे क्या क्या है। सुप्रीम कोर्ट के पास 5 तरह के रिट्स हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड कोवरेंटो। हेबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। ये रिट सिक्योर करता है रिलीज को अनलॉफुल डिटेंशन से। अगर पुलिस आपको गलत तरीके से डिटेन करता है तो इसके तहत आपको रिलीफ मिल सकता है। मैंडेमस है टू कमांड पब्लिक अथॉरिटी। अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी या कोई पब्लिक ऑफिसर अगर अपना काम नहीं कर रहा है तो उसे सुप्रीम कोर्ट उसे ऑर्डर दे सकता है अनिवार्य कार्य करने के लिए। प्रोहिबिशन कहता है कि कोई भी हायर कोर्ट अगर लोअर कोर्ट को इस रिट को दे सकता है अगर वो अपना ज्यूरिडिक्शन
एक्सीड कर रहा हो तो, ओके, अगर अपना जुरिडिक्शन एक्सीड कर रहा हो तो कोई भी अब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट कर सकता है। सर्टियरी क्या है? अगर कोई लोअर कोर्ट अपना जुरिडिक्शन एक्सीड ऑलरेडी कर चुका है तो फिर सर्टियरी के थ्रू हायर कोर्ट उस केस को अपने अंडर ले सकता है और फिर अपने तरीके से कार्यवाही कर सकता है। ओके, ये दोनों में एक तरह से रिलेशन है। प्रोहिबिशन क्या करता है कि कोई केस अगर चल रहा है और उस केस में अगर लोअर कोर्ट अपना जुरिडिक्शन एक्सीड करके कोई ऑर्डर देने का कोशिश करता है तो उस टाइम पे हायर कोर्ट उसे प्रोहिबिट करता है कि आप मत दो। और सर्टियरी क्या है कि अगर किसी ने लोअर कोर्ट ने ऑलरेडी कोई डिसीजन दे दिया है तो हायर कोर्ट उसे क्वाश करके, उसे ख़त्म करके उस डिसीजन को अपने अंडर ले सकता है। ओके, और को वारंटो क्या है? को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। किसी भी पर्सन को वारंटो दिया जा सकता है अगर उसने अनलॉफुल होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक ऑफिस कर रखा है तो, यानी कि कोई भी इंसान अगर गलत तरीके से कोई पब्लिक ऑफिस पे बैठा है, मतलब कि पब्लिक ऑफिस में एज एन अथॉरिटी बैठा है गलत तरीके से, तो उसे को वारंटो रिट जारी किया जा सकता है बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि हाई कोर्ट के पास भी सिमिलर पावर्स होते हैं अंडर आर्टिकल 226 के अंडर। इवन कि हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर होती है रिट्स जारी करने की, उनका थोड़ा सा ब्रॉड होता है और भी वो ज़्यादा कारणों से रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का इन पांचों में ही वो रिट जारी कर सकता है। अब इससे आप देख सकते हैं विदाउट दिस राइट ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स वुड बी मीनिंगलेस। इट एम्पावर सिटीजन्स टू फाइट फॉर जस्टिस। इस कानून के इस अधिकार के, ये अधिकार अगर ना हो तो बाकी सारे अधिकार आपके मीनिंगलेस हो जाते हैं, क्योंकि फिर अगर वो बाकी अधिकार अगर आपके वायलेट हों तो आप किस अधिकार के तहत आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? किस अधिकार के तहत आप लड़ोगे? फिर वो आर्टिकल 32 आपको वो राइट देता है, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कुछ फीचर्स जान लेते हैं फंडामेंटल राइट्स के फिर से। एप्लीकेबिलिटी क्या है कि कुछ राइट्स जो हैं वो सिर्फ सिटीजन्स को ही मिलता है और कुछ राइट्स जो हैं वो सभी को मिलता है, वेदर दे आर सिटीजन और वेदर दे आर फॉरेनर, वेदर दे आर टूरिस्ट और एनीथिंग एल्स। कौन से राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं? दैट इज़ आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये आप याद रखना, 15, 16, 19, 29 और 30। इसके अलावा सारे जो भी राइट्स हैं वो सभी व्यक्ति को मिलते हैं। ठीक है, आते हैं इमरजेंसी सस्पेंशन में। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352। ओके, इसमें फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। यह मैंने पहले ऑलरेडी बता रखा था कि इमरजेंसी में आर्टिकल 20 और 29 तब भी रहते हैं। इसके अलावा जो भी राइट्स हैं उसे सस्पेंड किया जा सकता है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हमने पढ़ लिया है कि आपको राइट्स तो मिलते हैं लेकिन सोवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी को आप बनाए रखें। उसके अलावा आप राइट्स का आप पालन कर सकते हैं अच्छी तरीके से। जुडिशियल एक्टिविज्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्या है ये? जैसे कि PIL दायर होता है, आपने देखा है, कोई भी कानून बनता है, बनने वाला होता है या बनना चाहिए होता है तो फिर जुडिशियल एक्टिविज्म काम करता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़कर गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है, फोर्स करती है कि आप सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करें अगर कहीं पे वायलेट होने के संभावना है तो। एक और बात मैं बता दूं, फंडामेंटल राइट्स को इंडिया का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा ब्रिटिश के टाइम पे जब कुछ अमीर व्यक्ति को
कुछ अधिकार दिए गए थे उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कुछ अधिकार मतलब कि जैसे आज के दिन में आज फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हुए हैं, उस टाइम पे कुछ अमीर व्यक्ति को ही मिलते थे तो उसे मैग्ना कार्टा करते थे। तो फंडामेंटल राइट्स को इंडिया का मैग्ना कार्टा उस वजह से कहा जाता है। अब आर्टिकल 33 में आते हैं। आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है टू रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स फॉर द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज टू इंश्योर प्रॉपर डिसिप्लिन एंड ड्यूटी। ठीक है, पुलिस या आर्म्ड फोर्सेस के लिए फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ताकि वो अपना ड्यूटी अच्छी तरीके से निभाए। अब आर्टिकल 34 कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है ड्यूरिंग मार्शल लॉ। मार्शल लॉ यानी कि जब आर्मी का कानून चले तब। आर्टिकल 35 कहता है कि इसके तहत पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर दिए जाते हैं। पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर दिए जाते हैं ताकि लोगों के फंडामेंटल राइट्स के लिए लोगों के फंडामेंटल राइट्स के हक में पार्लियामेंट कानून बना सकता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन समझ आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ब्रेन बूस्टर को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड PDF नोट्स चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल ब्रेन बूस्टर के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वो इस फंडामेंटल राइट्स के बाद वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस टॉपिक में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग विद ब्रेन बूस्टर।